Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is Kajol Sinha here again. तो ऑल द स्टूडेंट्स आप सबके साथ हमने स्टार्ट की थी ईवीएस की सीरीज जो कि आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें ईवीएस पूछी जाती है और ईवीएस ना लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में पूछी जाती है। ईवीएस में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा आपको जनरल स्टडीज़ में डीप में नहीं जाना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल लाइक कि आपको थोड़ा पार्ट इसमें मेजॉरिटी में ज्योग्राफी में से आता है बट थोड़ा बहुत इसमें से साइंस में से इंक्लूडेड होता है। इज दैट क्लियर? तो ईवीएस में हमने क्लास 1, 2, 3 एंड 4 किया था जिसमें हमने मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में उनको टॉपिक वाइज कवर अप किया है और कुछ क्वेश्चन जो उन टॉपिक से बन सकते हैं या बनते हैं उनको हमने अच्छे से किया है। ठीक है, तो अभी जो चैनल पे नए हैं वो चैनल पे विजिट करके अपने प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। क्लियर है? तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस की। ठीक है, इसमें हमने स्टार्ट करना है टॉपिक, द टॉपिक इज भोजन यानी कि फूड। तो फूड फूड क्या होता है, कैसे फूड से एग्जाम में कैसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत मतलब ऐसा पढ़ना है हमें कि चीजें कंसाइज भी रहे और उतनी ही रेलिवेंट चीजें पढ़नी है जितनी एग्जाम में आती है। वरना फूड के बारे में तो दुनिया में पता नहीं कितना कुछ है ना, तो सारा नहीं आता, सिर्फ हमने रेलिवेंट चीजें पढ़नी है। अब देखो ध्यान देना, नोट्स बनाते रहना। फूड में जैसे एग्जाम्स में आ जाता है, एग्जाम्स में आता है आपका बी कीपिंग से रिलेटेड, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। अब बी कीपिंग ना बहुत इंडिया में तो बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म की जाती है क्योंकि शहद की डिमांड हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और शहद बनाने के लिए आपको पता है कि क्या करना है, प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखो क्या है प्रोसेस पे से एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि मधुमक्खी को कैसे मतलब उनको रियर किया जाता है, कैसे उनको पाला जाता है, कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग होती है और शहद कैसे बनता है। तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप इसमें देखो कि बी जो है वो एक सोशल इंसेक्ट है, कई बार आ चुका है, सोशल है या फिर वो जो है बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि सोशल नहीं है, इस तरीके से अनसोशल है। तो आपको ऑप्शन में लगाना है सोशल यानी सामाजिक है। अब देखो सामाजिक कौन होता है, सामाजिक वो होता है जो समाज में रह के काम करता है, जो अकेले काम नहीं करता, अकेले रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, सोसाइटी में रहकर वो अपने फैमिली का अच्छे से जो है करता है, लाइवलीहुड चलाता है, वो सारी चीजें। अब यहाँ तो एनिमल की बात है, एनिमल थोड़ी कमाएंगे, एनिमल को तो भाई क्या है अपना खाना चाहिए होता है प्रॉपर, अपना और अपनी फैमिली का। तो इसमें क्या है, इसका पहले आपको लगाना है सोशल इंसेक्ट, ध्यान रखना। दूसरा, बीज हैव अ क्वीन बी अमंग देम, इनमें ना एक क्वीन बी भी होती है, इनमें एक रानी मक्खी भी होती है, ध्यान रखेंगे। जितनी भी सारी मक्खी होती है उनमें एक रानी मक्खी होती है। एग्जाम में एक बार आया था बहुत पहले कि मक्खियों में कौन सबसे हेड होता है, रानी या फिर राजा मक्खी। तो इसमें ध्यान रखना रानी मक्खी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बाकी सब नॉर्मल होते हैं। उसके बाद सम ड्रोन्स मेल बीज आर फाउंड इन द बीहिव। ठीक है, जो छत्ता होता है इनका, ये छत नहीं है छत्ता तो छत्ते में जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें कुछ जो है मेल बीज होती है और कुछ जो बीज होती है वो काम कर मतलब वो क्या होती है, वर्किंग होती है। यानी कि ध्यान रखना पूरा जो छत्ता है मान लो उसके अंदर ना एक तो होगी रानी क्वीन बी होगी, दूसरी होगी ऐसी बीज जो काम करती है ना, जैसे हमारे घर में कुछ वर्किंग होते हैं ना लोग, तो इस तरीके से कुछ वर्किंग वाला मतलब ज्यादा काम करने का जो एक बोलते हैं ना जिनको अच्छा लगता है काम करना, वो भी होती है। प्लस इसमें कुछ मेल बीज होती है। ठीक है, मेल बीज भी क्या करते हैं, वो भी काम करते हैं किसमें, बिहीव में यानी छत्ते में। तो इसमें एक दो चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो बीज मोस्टली ओवर ओवर द लीची फ्लावर्स। देखो बीज क्या करती है, लीची के फूल पर ज्यादा मंडराती है, ये कई बार आया है एग्जाम में। ठीक है, कौन से फ्लावर पर ये मंडराती रहती है, ये लीची के फ्लावर को ज्यादा पसंद करती है, लीची का जो रस होता है। अब लीची का फूल इसका मतलब इसको कब ब्लूमिंग कब होती है, कब खिलते हैं ये, तो लीची के फूल ध्यान रखना फरवरी में खिलते हैं, ये भी कई बार आ चुका है, फैब्रवरी। ठीक है, फैब्रवरी में लीची का फूल जो है ब्लूम करता है और इन्हीं फूलों के ऊपर क्या रहता है, मधुमक्खियां मंडराने का काम करती है। ध्यान रखना, बीज ले एग्स बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, ये एग कब ले करती है, अक्टूबर से दिसंबर, ये मंथ। ठीक है, देख लेना आ जाता है कभी कभी। तो बीज के बारे में मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी। क्या इनका, एक तो ये सोशल इंसेक्ट है, दूसरी बात इनमें क्वीन होती है, मेल ड्रोन होता है। ठीक है, मेल बी, और एक कुछ होती है उसमें वर्किंग बी जो काम करती है। ठीक है, फ्लावर कौन सा होता है, लीची का फूल, उस पर ये मंडराती है। और लीची कब खिलते हैं, फरवरी में, फरवरी में। क्लियर है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये छोटी छोटी चीजें आप पॉइंट फॉर्म में लिखते जाओ। पॉइंट फॉर्म में लिखने से क्या होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बेटर रहेगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं होने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कि वन क्वीन हनी बी
सम मेल बीज एंड लार्ज नंबर ऑफ लेबरर बीज आर फाउंड। ये हमने देख लिया, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और बहुत सारी काम करने वाली जो मधुमक्खियां होती है वो पाई जाती है छत्ते में। नेक्स्ट, when a bee finds nectar it starts dancing in special way and other bees also come to know after it। जब एक मधुमक्खी को ना कहीं पर भी पता लगता है कि यहाँ पे रस है, ठीक है, इस फूल में रस है, तो वो क्या करती है, वो एक स्पेशल एक तरीके का डांस करती है, और उस डांस में क्या होता है, वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करती है, धीरे धीरे उस डांस के थ्रू दूसरों को, दूसरी मधुमक्खियों को बताने की, एड्रेस करने की कोशिश करती है कि यहाँ पर जो है फूलों का रस है और यहाँ पर आ जाओ, एक तरीके से बुलाने का काम ये कर रही है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से वो बाकी अपनी जो फैमिली मेंबर्स है उनको बुलाने का काम करती है, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख लो, ये जो है बीज का चाइल्डहुड पीरियड होगा, इसके बाद ये बड़ी हो गई और फिर अपने एडल्टहुड में आ गई, क्लियर है। और इस तरीके से क्या करती है, रस बनाने का काम करती है, इनका छत्ता बनाने का काम हो रहा है, क्लियर है। वैसे ये इतना वैसे ही दिखाया है, आता नहीं है एग्जाम में, बस आप अपनी नॉलेज के लिए देखो। नेक्स्ट है, अ बॉक्स विच कॉस्ट ₹2000 इज यूज फॉर बी फार्मिंग। बी फार्मिंग के लिए जो बॉक्स यूज होता है, बी फार्मिंग का मतलब क्या है, जहां पर मधुमक्खियों की देखभाल की जाती है, जहां पर उनको रियर पाला जाता है, तो वहां पर उनकी जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, 2000 रुपए उस बॉक्स की। मतलब पर्टिकुलर एक बॉक्स होता है, देखो काफी बड़ा सा बॉक्स होता है, आप देखना अगर रियल लाइफ में कभी, तो उस बड़े से बॉक्स में काफी सारी जो बीज है उनको पाला जाता है, उनके अकॉर्डिंग चीजें की जाती है कि उनको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब इस बॉक्स में ना स्पेशली ये पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा सॉल्यूशन लगाते हैं, यानी कौन से घोल को इसमें डालते हैं, तो इसमें शुगर का सॉल्यूशन होता है। शुगर का यानी चीनी का जो घोल होता है ना, चीनी का तो घोल तैयार करके इस बॉक्स में डाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, शहद बनाने के लिए सारा प्रोसीजर जो है ये फॉलो किया जा रहा है। अब मेडिसिन इज ऑल्सो यूज इन ऑर्डर टू क्लीन द बीज, ठीक है। दवा भी डाली जाती है इसमें, क्यों डाली जाती है, जिससे कि जो छत्ता है वो क्लियर हो सके, साफ हो सके, ठीक है। तो छत्ते को साफ करने के लिए दवाई जो है उसके अंदर उस बॉक्स में प्रॉपरली डाली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नियर अबाउट 12 किलोग्राम हनी इज फाउंड इन अ वन बॉक्स। देखो ध्यान रखना, एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में कितने किलोग्राम हनी एक बॉक्स में कितने किलोग्राम शहद होता है, तो होता है 12 केजी, ठीक है। 12 केजी क्या होगा, शहद, ठीक है। 2 बॉक्स का 3 बॉक्स कैसे पूछ लेते हैं, तो अब ध्यान रखना कि 1 केजी में लगभग कितना होता है, 12 केजी का शहद। नेक्स्ट, बी स्ट्रिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। ये भी कई बार आ चुका है कि जो बी का डंक होता है उस डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड ध्यान रखना, ये मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आता है, ध्यान रखना, ठीक है। बीज के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, और बीज ही क्यों, जितनी भी जैसे आंट होती है ना, आंट है और ये जो अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं जो काटते हैं, इनके हर किसी के डंक में कोई ना कोई एसिड मिलता है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो फॉर्मिक वाला आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ऑर्डर टू लेसन द इफेक्ट ऑफ इट्स स्टिंग लाइम सोप एंड आयरन आर अप्लाइड। अगर मधुमक्खियां जो है काट लेती है किसी भी ह्यूमन को, तो क्या किया जाता है, एक तो देखो लाइम सोप आयरन यानी कि चूना साबुन लोहा ये अप्लाई किया जाता है, जिससे कि उसके डंक को क्या किया जा सके, मतलब हटाया जा सके, डंक के असर को हटाया जा सके, क्लियर है। तो ध्यान रखना ये चीजें भी जो है काफी यूजफुल है, ठीक है। वैसे आयरन का तो आपको पता ही है, लोहा यूज करते हैं लोग जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ते में अगर ऐसा कुछ चला जाए, ये देखो ये पूरी जो है ये रियरिंग हो रही है, फार्मिंग हो रही है, किसकी, बी फार्मिंग, यानी कि बी को, मधुमक्खियों को पाला जा रहा है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं, सोशल इंसेक्ट। और कौन, बीज के अलावा और कौन कौन सोशल इंसेक्ट है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था ईवीएस में, आंट एक सोशल इंसेक्ट है, शी इज वन ऑफ दी सोशल इंसेक्ट, और ये क्या करती है, आंट्स है, टर्मिट्स है, टर्मिट्स का मतलब दीमक, ततैये, ठीक है, ये जो होते हैं ये सभी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जब भी आप देखो कि किसी का भी आपको ना, किसी भी इंसेक्ट का, एनिमल का आपको बताना हो कि ये सोशल है या नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं या अकेले, ठीक है। जैसे कि शेर जो होता है वो सोशल नहीं होता ना, शेर अपना अकेला रहना पसंद करता है, ऐसी बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो ध्यान रखना, इंसेक्ट्स में भी हमारे कौन कौन हो जाएंगे, आंट्स, टर्मिट्स और वास्प्स, और आपने बीज तो देख लिया है, क्लियर। चलिए, अच्छा किन किन के डंक में होता है, तो आंट्स के, इनके भी डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि दे ऑल्सो हैव स्ट्रिंग, देयर स्ट्रिंग हैव ऑल्सो कंटेन फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इनके भी डंक में होता है। और इंसेक्ट है, ध्यान रखना ये एक इंसेक्ट, ठीक है। और सोल्जर आंट्स गार्ड, देखो इन सभी चींटियों का जो ग्रुप होता है उसमें एक सोल्जर आंट भी होती है। सोल्जर मतलब
कि जैसे हमारे यहाँ पहरेदार का काम बोलते हैं ना, मतलब जो सोल्जर का काम करते हैं, बचाने का, प्रोटेक्ट करने का अपने ग्रुप को, तो वही प्रोटेक्शन का काम इनमें से एक चींटी करती है, जो क्या होती है, सोल्जर इंसेक्ट। ठीक है, तो देख लो कितने ज्यादा सोशल है ये, कि एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए खाना ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बड़ा मतलब एक अच्छा पीसफुल माहौल है इनमें फिलहाल। लेकिन हाँ, अगर इनको कोई छेड़ दे तो ये छोड़ेंगे भी नहीं, है ना, आपको पता ही है आंट्स का। खैर, आंट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। हाँ, ये पूछा गया था, ये कई लोगों को जो है आता नहीं है, इसको अच्छे से कर लेना। आंट्स के 3 पेयर होते हैं लेग के, ठीक है। 3 पेयर का मतलब देखो, टोटल पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 6 पेयर। लेकिन अगर पेयर्स, खाली पेयर्स पूछे जाए तो 3 पेयर्स, तो 3 पेयर्स और टोटल लेग्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो ये आंट्स के बारे में कुछ छोटा मोटा डिस्कशन था। ये आंट्स की फोटोज हैं, और रेड आंट्स तो बड़ी डेंजरस होती है। खैर, गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में अब वही दिखेंगी आपको। खैर, झूम फार्मिंग के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। झूम फार्मिंग से आ जाता है कई बार कि झूम क्या है, और झूम इज अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, तो झूम में एक जैसे खेती, अब देखो एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में इतना ज्यादा फैला हुआ है, मतलब आप ये देख लो कि 60% तो सारी चीजें, इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ना। तो अब एग्रीकल्चर भी अलग अलग जगहों पे परफॉर्म होती है। पहले तो ये था कि प्लेन एरिया में ही होती थी, यानी कि आपका लगा लो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सब। लेकिन अब हर हर पॉसिबल जगह पर कोशिश की जाती है कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी बनाई जाए कि वहां पर खेती हो सके। जैसे कि पहाड़ों पर देख लो आप, हर जगह खेती होती है, तो अलग अलग कल्टीवेशन, अलग अलग टाइप की फार्मिंग अब अलग अलग जगहों पर की जाती है। जैसे कि झूम की बात करें तो झूम खेती क्या होती है, दैट इज यूज्ड ऑन माउंटेन्स। ध्यान रखना, पहाड़ों में ये खेती की जाती है, और स्पेशली कहाँ पर, मिजोरम स्टेट में। क्लियर है, देखो पहाड़ों पर की जाती है, इसका मतलब कुछ तो स्पेशलिटी होगी, क्या होगी देखते हैं। देखो, इन विच लैंड फॉर कल्टीवेशन इज अलॉटेड बाय लॉटरी सिस्टम। इसमें ना जो जमीन दी जाती है, मिजोरम में ही है, वैसे ये पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है ज्यादा। देखो, मिजोरम में क्या होता है कि ना लॉटरी सिस्टम चलता है, और मतलब बोली लगती है जमीन की, इस तरीके से जमीनें बांटी जाती है। ठीक है, तो ये अलग ही सिस्टम है मिजोरम का, ध्यान रखना। कुछ स्पेशलिटी है किसके बारे में, मिजोरम की कल्टीवेशन के बारे में। दो चीजें हो गई, एक तो झूम कल्टीवेशन, दूसरा लॉटरी सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं कि इन झूम फार्मिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप, द लैंड इज allowed to rest for a few years to increase the fertility of the land। अब देखो इसमें क्या होता है कि झूम खेती में ना, जब एक क्रॉप को उगाया जाता है, मतलब सो किया जाता है पूरा, उसको एक सीजन छोड़ दिया जाता है। जब आप एक सीजन में उसको सो करते हो, बीज डालते हो, उसके बाद बाकी सारे प्रोसेस करते हो, और फाइनली जब 3-4 महीने बाद उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई होती है, ठीक है, तो उसके बाद ना आप उस जमीन को कुछ साल क्या करते हो, रिलैक्स छोड़ देते हो, ताकि ना उस जमीन पे आप उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सको। समझना इस चीज को, कि मान लीजिए आपने, आपके पास जमीन है ना, आपने क्या किया कि आपको लग रहा है कि इस पे ना मैं एक ही टाइम तक ग्रो करूं, और उसके बाद इसकी फर्टिलिटी और बढ़ने दूं, तो आप क्या करेंगे, उस जमीन पे एक ही बार जो भी चीज आपको ग्रो करनी होगी आपने ग्रो की। उसके बाद हार्वेस्टिंग का जब टाइम आया, कटाई का टाइम, फसल काटी, और उसके बाद उसको रिलैक्स छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। क्यों ऐसा करते हैं लोग, वो इसलिए करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई है। फर्टिलिटी कैसे लूज हो गई है, अब देखो, जब हार्वेस्टिंग होती है, या फिर इरिगेशन कभी कभी ज्यादा हो जाती है, बारिश कभी ज्यादा हो गई, या जो है ये जितने भी हमारे पेस्टिसाइड्स होती है, पेस्टिसाइड समझते हो, जैसे दवाइयाँ वगैरह जो डलती है, अगर वो चीजें ज्यादा डल गई, तो कुछ ना थोड़ा डिग्रेड होने का खतरा रहता है सॉइल में, सॉइल की फर्टिलिटी जाने का। तो उस चीज को बेटर बनाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, शिफ्टिंग नहीं, सॉरी झूम फार्मिंग की जाती है, जिसमें क्या कहा जाता है, जिसमें थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि द फील्ड कैन मेंटेन इट्स फर्टिलिटी अगेन। आई बात समझ में। तो ये था हमारा किसके बारे में, झूम फार्मिंग के बारे में। इसमें आपने इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जैसे कि ये कहाँ पर परफॉर्म होती है, ये होती है मिजोरम में। ठीक है, और मिजोरम में कैसा सिस्टम है जमीन देने का, लॉटरी सिस्टम। ठीक है, ये 3-4 बातें जो है, इन 4-5 पॉइंट्स आप याद रखेंगे बढ़िया करके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऐसे ही देखो शिफ्टिंग भी होती है। ठीक है, जैसे झूम कल्टीवेशन होता है, ऐसे ही अलग शिफ्टिंग होता है, अभी बताते हैं कि वो क्या है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट एंड बर्न्ड। देखो इसमें क्या होता है, झूम वाले में ही बता रहे हैं। देखो जैसे ये आप इमेज में क्या हो रहा है कि जैसे कल्टीवेशन किया, और जब सारी चीजें हो गई, फसल कटाई हो गई, तो फिर उस जमीन के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा चीज है वो जला दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से बैम्बू हो गए, बांस, जंगल, ये सब जब उग जाते हैं, तो इनको जो है जला दिया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है ना, इनको पुल नहीं करते। तो इस तरीके की झूम जो है चीजें परफॉर्म की जाती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फोटो है प्रॉपर,
जैसे ये पहाड़ है, ये माउंटेन है। अब देखो माउंटेन में झूम कल्टीवेशन कैसे हो रहा है। अब आप जितने भी हिल स्टेशन में गए हो ना, वहां पर देखना आपको उसकी फार्मिंग मिलेगी, सेब की फार्मिंग मिलेगी आपको, एप्पल फार्मिंग है ना, एप्पल गार्डन बने हुए हैं। आप इतने भी हिल स्टेशन रानीखेत, शिमला, अलग अलग जितने भी हिल स्टेशन है, आपको एप्पल गार्डन जरूर मिलेगा। विजिटिंग जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टूर गाइड, वो हमेशा एक एक तो लाइन बोलता है ये एप्पल गार्डन है, चलिए, है ना। तो एप्पल गार्डन आपको हर जगह मिल जाएंगे, मतलब हर जगह इन द सेंस कि पहाड़ों वाले एरिया में। वहां पर आपको जो कल्टीवेशन देखने को मिलेगी वो किस तरीके की मिलेगी, झूम, सीढ़ीदार, है ना, ऐसे सीढ़ियों में। अच्छा, इसका कुछ पर्पस भी तो होता होगा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जा रही है? इसका पर्पस ये है, इसका पर्पस सिंपल सा है कि भाई जो पानी आएगा, ठीक है, जब इरिगेशन होगी तो ये पानी क्या है, ये पानी ऐसे चला जाएगा। तो इस तरीके से पानी जब स्लोप से नीचे जाएगा तो पानी रुकेगा नहीं, तो खेती भी अच्छी होगी और मिट्टी जो है वो सही रहेगी, उसकी फर्टिलिटी खत्म नहीं होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है, झूम खेती। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कैसे बोलते हैं आगे पढ़ेंगे, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। फिलहाल when the land is ready for farming it is lightly dug up not plowed, seeds are dropped on it। और एक फार्म जो डिफरेंट टाइप्स के उसमें क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को ज्यादा जोतते नहीं है, मिट्टी को हल्के से मिलाकर बीज छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरीके के, जैसे बता दिया, वेजिटेबल, मेज, चिलीज, राइस। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पूरी खेती की, उसके बाद छोड़ दिया, और फिर जब दोबारा टर्न आता है खेती करने का तो उसमें क्या करते हैं कि जो सॉइल होती है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब वो कर देते हैं, प्लो कर देते हैं, और उसके बाद एक ही खेत में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स एक ही बार में उगा ली जाती है। कहने का मतलब कि एक साइड आपने एक क्रॉप लगाई, मान लो एक साइड आपने लगाई किसकी, मेज की, मक्के की, एक साइड आपने सब्जियों की लगा ली, एक साइड चावल की लगा ली। तो इस तरीके से एक ही खेत पर अलग 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 तरीके की क्या की जाती है, खेती, मतलब क्रॉप्स बोए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ के जो लोग होते हैं, द पीपल ऑफ दिस प्लेस आर अलॉटेड लैंड फॉर कल्टीवेशन बाय द ग्राम सभा। यहाँ के लोगों को बेसिकली ना, देखो ऐसे ऐसे जो खेती परफॉर्म करते हैं वो आदिवासी होते हैं। तो आदिवासी लोगों को खेती के लिए स्पेशली जमीन दी जाती है, और ये जमीन देता कौन है, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा कह लो, पंचायत। तो ये क्या करते हैं, ये एक यूनिट का यूज करते हैं, और इस यूनिट को क्या बोलते हैं, टिन। ठीक है, टिन इनकी यूनिट का नाम है। ठीक है, जैसे हर चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है, तो ऐसे ही जमीन को जब मापा जाता है इनकी साइड से तो टिन यूनिट में मापते हैं, और फिर ये ग्राम सभा वाले किसको अलॉट कर देते हैं, आदिवासी इसको। आई बात समझ में? ठीक है, और इसी में फिर आदिवासी लोग अपना क्या करते हैं, बीज को बोने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना, टिन ध्यान रखना आप, है ना, बता दिया मैंने आपको, टिन इंपॉर्टेंट है इस पूरे उसमें। और दूसरी ये चीज की झूम के बारे में जितना हमने सारा पढ़ा है, झूम खेती, वो कर लेना। क्लियर है? ठीक है, लॉटरी सिस्टम वगैरह मैंने पीछे भी बता दिया आपको। तो ये कुछ छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो कि कभी कभी ना पढ़ते नहीं है स्टूडेंट्स, और फिर वही चीज होती है कि ईवीएस में फिर ज्यादा पढ़ के चले जाते हैं और आता बेसिक का है। ये सारी चीजें देखो, ये जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है ये सब एनसीईआरटी का कंटेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी हुई है। तो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, जबकि आता यहीं से ही है। पूरी एनसीईआरटी करनी है और कुछ खास आपको करना नहीं है। ईवीएस 30 में से 25 का तो आराम से हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपको कैसे डील करने होते हैं। पहले देखो, आपको ना इस तरीके की स्टेटमेंट, वैसे आजकल का ट्रेंड यही है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो बच्चों के या फिर कॉम्पिटिटिव हो, उसमें ट्रेंड यही चला है कि ऐसे करके स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट गिवन होंगे, उसमें आपको ऑप्शन ऐसे चूज करने होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना एनालिटिकल होते हैं, थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने पूछा है द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च। मतलब इन्होंने कहा है कि करेक्ट कौन सा है, इन सब में करेक्ट कौन सा है। तो पहला इन्होंने कहा है कि जनवरी से मार्च तक का सबसे अच्छा टाइम है। दूसरा इन्होंने कहा है लीची फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज। ये तो हमने पढ़ा था ना कि लीची फूलों पर ही क्या होती है, बीज जो है वो आती है, मंडराती रहती है। बॉक्सेस जो होते हैं दे आर नीडेड टू कीप बीज एंड स्टोर द हनी। देखो ये भी हमने पढ़ा था अभी कि बॉक्सेस में क्या रखा जाता है, मतलब हनी बनाया जाता है, तो ये भी सही है। शुगर इज परचेज टू मेक अ स्वीट सॉल्यूशन फॉर द बीज। ठीक है, तो मीठा घोल बनाने के लिए शुगर भी परचेज की जाती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है।
सही कौन सा नहीं है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी में कहीं भी नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ईवीएस में जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग घूम जाएगा, अगर आप एनसीईआरटी के इस तरीके से कंटेंट नहीं पढ़ोगे तो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, What is put in the box used for beekeeping to attract bees? बहुत ही हलवा सवाल है, ठीक है। खैर आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है, एनसीईआरटी है अपना। तो इसको हमने अच्छे से देखा अभी कि बॉक्स में क्या रखा जाता है, ठीक है। मधुमक्खी को पालने के लिए बॉक्स में किस चीज का यूज करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था अपने कंटेंट में, क्या यूज की थी हमने, स्वीट शुगर सॉल्यूशन, यानी चीनी का जो मीठा घोल होता है वो हम किस में रखते हैं, बॉक्स के अंदर, ठीक है। और किसके लिए, मधुमक्खी के लिए। चलिए, यानी हनी बनाने के लिए, अगर मैं अल्टीमेट टर्म आपको अल्टीमेटली बताऊं तो हनी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के गांव में बहुत से किसान बहुत अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। देखो बिहार के कुछ विलेजर्स हैं, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं और हनी पालते हैं, हनी बी पालते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हनी बी को कीप करने का, बी कीपिंग का कौन सा सही समय है, ठीक है। तो सही समय उसका क्या है, जनवरी टू मार्च, ऑप्शन नंबर 2। जनवरी टू मार्च के अंदर जब इनको पाला जाता है, इनके लिए बॉक्सेस वगैरह अरेंज करके मीठा घोल वगैरह सब डाला जाता है, तो इनकी मार्च के बाद हनी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। क्लियर है? क्लाइमेट का देखो जो है ये फर्क पड़ता है, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग चीजें होती हैं फिलहाल। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी भारत के किस क्षेत्र में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। देखो शिफ्टिंग का मैंने आपको बताया था, शिफ्टिंग कहाँ पर होगी, माउंटेनियस रीजन में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में। अब हिसाब लगाओ आप, ऑप्शन में से खुद ही आपको है ना इसको जो है एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, ठीक है। अभी हमने कंटेंट में नहीं पढ़ा, पर हमने एक चीज पढ़ी कि शिफ्टिंग कहाँ होती है, माउंटेन एरिया में। तो मुझे एक बात बताओ भाई, जिसने ज्योग्राफी जिसकी सही सही है, अब माउंटेन कहाँ मिलेंगी। देखो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जब यहाँ पर हम ऐसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन्स ही है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में सारे माउंटेन्स है, इवन ईस्ट में भी फैले हुए हैं माउंटेन्स ऐसे। तो इन्होंने कहा कि भैया कहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, आपको पता है शिफ्टिंग कहाँ होती है, पहाड़ों में। तो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट कहाँ पड़ गया, ये भी पहाड़ों में पड़ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीधा सीधा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। भाई सदन में होते नहीं है, सदन में माउंटेन्स तो है पर सदन में उतने बड़े नहीं है। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट साउथ ईस्ट में भी नहीं है। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, आंसर बहुत बढ़िया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिजोरम में जो झूम खेती होती है उसमें कुछ अध्ययन की, अच्छा करेक्ट बताना है, ठीक है, करेक्ट इसमें बताना है कि झूम जो फार्मिंग मिजोरम में होती है उससे रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि पहला, आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू ईयर्स, है ना, ये देख लेते हैं ये सही है क्या। द बैम्बू एंड वीड्स ग्रोइंग ऑन दिस लैंड आर कट एंड बर्न्ड, द लैंड इज प्लोड डीपली बिफोर सोइंग सीड्स। अभी हमने देखा था कि जमीन को बहुत ज्यादा इसमें जो है छेड़ा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा इसमें प्लोइंग नहीं की जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखा है डीपली, इसका मतलब ये तो वैसे ही कट हो गया। नेक्स्ट, 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड। अभी हमने देखा था कि हाँ 3 से 4 क्रॉप जो होती है वो हम क्या है, वो हम ग्रो कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ए बी और ई, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, ए बी और हाँ सही है बिल्कुल, ए बी और डी। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर आल्सो यूज, नहीं इसका तो कहीं भी जिक्र ही नहीं है। तो आप खुद देखो कि आफ्टर हार्वेस्टिंग ये वाला सही है, कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है, ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है कि बैम्बू और वीड्स को कट कर दिया, मतलब जो है कट करके जला दिया जाता है। दूसरी बात, केमिकल्स नहीं, एक ही खेत में 3-4 प्रकार की फसलें जो है वो ग्रो की जा सकती हैं, जैसे मक्का या फिर सब्जियां या चावल एक साथ। तो इस तरीके से ए, बी और डी, ऑप्शन में देख लो ए, बी और डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है ए, बी, डी बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है कंटेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है।
एक बार आप कंटेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं आपके लिए। और ये तो फिर भी ईवीएस है, ईवीएस में तो ये है कि आपने थोड़ी सी साइंस पढ़नी है, थोड़ी ज्योग्राफी वगैरह पार्ट पढ़ना है, चीज़ें क्लियर है। और पढ़ा मैं आपको रही हूँ, रास्ता मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे आप कंटेंट वाइज पढ़ेंगे। बाकी आप चाहे तो और भी क्वेश्चन किसी और जगह से सॉल्व कर रहे हो, वो अच्छी बात है। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट को उतना जान पाएंगे और पता कर पाएंगे कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। क्लियर? व्हाट इज द जॉब ऑफ सोल्जर आंट्स? अभी हमने पढ़ा था ना सोल्जर आंट्स की क्या जॉब होती है, तो भाई गार्डिंग है ना, इसमें साफ दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गार्डिंग करना। गार्डिंग का मतलब कि जो उनकी बिल होती है ना, उनका बिल जो होता है जिसमें से वो निकलते हैं और अपना पूरा खाना पीना लेके वहीं चले जाते हैं, तो वो बिल की रखवाली रक्षा करना इनका जो है परम कर्तव्य है। किसका? सोल्जर आंट्स का। कुछ ज्यादा हिंदी हो गई, खैर। सोल्जर आंट्स का आपने समझ लिया कि ड्यूटी क्या है, जॉब क्या है, तो ये चीज है। ठीक है, लेइंग एग्स आपने पढ़ा था, फाइंडिंग फूड पढ़ लिया था। तो इस तरीके से अच्छा लग रहा होगा उनको जो कंटेंट अच्छे से पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब तो ये तो थे सारे क्वेश्चन ये थे सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड, आपका जो फूड वाला चैप्टर है जिसमें कि हमने बी कीपिंग के बारे में पढ़ा, हमने आंट्स के बारे में पढ़ा, तो ये सारे क्वेश्चन वहां से थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज एनवायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ ये जो टॉपिक है ये इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, संविधान। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई और इसको पढ़ लो अच्छे से। इसको बोलते हैं हिंदी में पर्यावरण कानून। ये बहुत जरूरी था, बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए इसके ऊपर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है जंग छुड़ी हुई है। मीटिंग्स आज भी होती ही रहती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए, तो वो सारी चीजें, तो इसलिए कई बार एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से कर लेना। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कई बार आता है, जो बच्चे प्रीवियस ईयर देते हैं, मतलब एग्जाम्स देते हैं, उन्हें पता ही है कि कितनी बार ये क्वेश्चन आता है। इसका ये जो ईयर है ना, ये बहुत बार आता है, ईयर स्पेशली मतलब 1986, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें ईयर वाले जहां जहां मैं बता रही हूँ कि ये चीजें आती है तो वो कर लेना। 1986 का लगा लो आप, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें सेक्शंस कितने होते हैं? इसमें 26 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, 26 सेक्शंस होते हैं और 4 चैप्टर्स में ये जो पूरा एक्ट है वो डिवाइडेड है। कहने का मतलब क्या कि जो इसमें लिख लो 26 सेक्शन है वो कैसे डिवाइडेड है? 4 चैप्टर्स में, ठीक है, 4 चैप्टर्स में। तो 4 अध्यायों में इस प्रकार से 26 जो धाराएं हैं वो बटी हुई हैं। और यह ना, ये जो लॉ बना है ये पूरे देश में क्या करता है, मतलब पूरे देश में फॉलो किया जाता है। इवन इवन पता है क्या है, जब ये आपका पूरे यूएनओ लेवल पे मुद्दा उठा था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तब इस पर और ज्यादा इम्फेसाइज किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया और पर्टिकुलरली ये लॉ आखिरी में आ गया 1986 में। ध्यान रखना 19 नवंबर 1986, ठीक है। ये 2-3 बातें मैंने आपको बता दी है, इन्हें अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, द फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएनओ। देखो यही मैं आपको बता रही थी, ये काफी पूछा जाता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस का मतलब जो मीटिंग हुई थी कहां पर, यूनाइटेड नेशंस की, तो उसमें क्या हुआ था, जो स्टॉकहोम है, ऑन 5th of June 1972, इम्प्रेस्ड बाय दिस। देखो संयुक्त राष्ट्र का जो पहला ये सम्मेलन था उसमें 5th of June 1972 में स्टॉकहोम में ये हुआ था। ध्यान रखना कहां पर हुआ था, स्टॉकहोम में। और इसी से इम्प्रेस होकर इंडिया वालों ने क्या किया था, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही चीज बताई थी कि 1986 में जब इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई यूनाइटेड नेशंस ने ये बात उठाई है, यानी यूएन मीटिंग कर रहा है इस चीज पर, यानी कि बड़ी समस्या है, थोड़ा सा जो है ये फोकस करने वाला पॉइंट है, तो इस पर जो है कानून बनाया जाए। क्योंकि पहले देखो एनवायरनमेंट सही था अपना, सारी चीजें सही थी, लेकिन जब से पॉपुलेशन बढ़ी है तो सारी चीजें, अब देख ही रहे हो आप, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यूज भी ज्यादा होगा हर चीज का, हर आप कह लो रिसोर्सेज का यूज, फैक्ट्रीज में हर चीज का यूज, केमिकल्स का यूज, तो सारी चीजों का जब मैन्युफैक्चरिंग भी होगी तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट को तो नुकसान होगा। एनवायरनमेंट को नुकसान तब होगा जब ओवर यूज होगा किसी चीज का। क्लियर? तो इस तरीके से 1972 में मीटिंग जो हुई थी पहली, ध्यान रखना ये मार्क कर लो 1972 वाला, जो कि पहला कॉन्फ्रेंस है यूएन का स्टॉकहोम में। और दूसरा आपको लर्न करना है कि ये प्रोटेक्शन एक्ट आया कब, 1986 में
इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं, जो कंसर्न है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए और अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि कई बार इसमें ईवीएस में तो आता ही है, साथ ही साथ जो जनरल स्टडीज जिस भी पेपर में पूछी जाती है, एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में, जहां भी एसएससी का रोल होता है वहां पर भी ये प्रोटेक्शन एक्ट आपके काम आएगा, तो ध्यान रखना। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था। इसमें था क्या कि जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, इट मेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मोर इफेक्टिव विद द एम ऑफ इफेक्टिवली प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ एंड कंट्रोलिंग ट्रैफिकिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। देखो, अगर आपको मैं बहुत नॉर्मल सी भाषा में समझाऊं, पहले क्या होता था पहले ना जितने भी हमारे फॉरेस्ट थे, तो उसमें क्या होता था कि सभी जैसे आदिवासी लोग होते थे, ट्राइबल पीपल्स वगैरह, तो वो लोग एंटर करते थे, और जो कुछ वैसे भी बाहर के लोग होते थे जो आदिवासी नहीं होते थे, वो पोचिंग करते थे, यानी शिकार करते थे, एनिमल्स का शिकार, है ना, बर्ड्स का शिकार। तो इस तरीके से जो हंटिंग प्रोसेस चलता था वो इन जानवरों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान वो वाला था, मतलब नुकसानदायक था। तो उसको गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी कुछ जो स्पीशीज है, कुछ प्रजाति है, कुछ एनिमल्स है जो खतरे में जा रहे हैं, ठीक है, जो मर रहे हैं एक बहुत बड़े लेवल पे, तो उस चीज को रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ वाला जो जीव जंतु का एनवायरमेंट है वो सेफ रहे, उसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लेके आई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो यही इनका जो है मोटिव था मेन, तो ट्रैफिकिंग रोकना, टू कंट्रोल ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा ह्यूमंस की एंट्री हो जाती थी और अपना पूरा वो टूर भी करते थे और अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जानवरों को मारते थे, तो उन चीजों पे रोक लगाई गई। पोचिंग पे रोक लगाई गई, पोचिंग यानी आक्रमण पे। और जो लोग ना हंटिंग करके जानवरों के जो खाल होती है ना, जो जैसे हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी खालों का कई चीजों में यूज किया जाता है, तो उसलिए भी लोग यूज करते थे, और कुछ इलीगल ट्रेड भी करते थे वाइल्ड लाइफ का, है ना, बेचने का काम, एक्सपोर्ट का काम। तो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो है प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई, ठीक है। ये आप देख सकते हो, शेर की खाल से काफी चीजें बनती हैं, तो इस तरीके से लॉयंस को मारा जाता था, और गलती होती थी चीजें, खैर। तो फिलहाल उनको बचाने के लिए एक्ट लेके आए थे। और इससे रिलेटेड ना एक और चीज मैं आपको करा दूंगी, नेशनल पार्क्स वगैरह, उसमें इंपॉर्टेंट सारे कर लेंगे हम, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो भी एक हमारा टॉपिक अलग से डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। ये भी आ जाता है कई बार, फॉरेस्ट राइट एक्ट, यानी कि फॉरेस्ट के क्या राइट्स है, ठीक है, कौन कौन कैसे यूज कर सकता है। तो ये 2007 में आया था, और इसमें ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉरेस्ट से रिलेटेड, यानी फॉरेस्ट के जंगलों के क्या रूल्स होते हैं, या उनमें रहने के लिए क्या रूल्स है, अगर आप वहां जाए तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। देखो, दिस लॉ इज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑन द लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये कानून है किसके लिए, बेसिकली ये है जो जंगलों में रह रहे लोग हैं, तो उनकी जो भूमि है और जो रिसोर्सेज है, मतलब वहां के उस जंगल के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, संसाधन है, उनको कैसे यूज किया जाए, कितना यूज किया जाए, कितने एक्सटेंड तक यूज किया जाए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, तो ये सारी चीजें इस रूल्स में लिखी हुई है, ठीक है। और ये रूल्स कहाँ लिखे गए हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट में। चलिए, अब इसमें क्या है, इनेक्टेड। देखो, इनेक्टेड कब हुआ था, इनेक्टेड का मतलब आप समझ रहे हो कि जब पारित होता है, कोई लॉ पास होता है। देखो, लॉ पास होने में और लॉ के लागू होने में, यानी इंप्लीमेंट होने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ध्यान रखना। तो ये जो है पास तो हुआ था 2006 में, यानी 18 दिसंबर 2006 में ये पास हो गया था, बट इट वाज कमेंस्ड ऑन 31 दिसंबर 2007, यानी कि ठीक एक साल बाद जो है ये लागू किया गया था। तो अगर आपसे लागू वाला पूछे तब वो लगाना है, और अगर आपसे पूछे कि इनेक्टेड या पास कब हुआ था, देन यू हैव टू चूज दिस डेट। क्लियर? चलिए, अच्छा एक और चीज, द जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये कहां पर स्टार्ट हुआ था, ये कर लेना, ये भी आ जाता है। तो जो जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो झारखंड में स्टार्ट हुआ था, और किसने किया था, सूर्यमणि नाम के एक पर्सन थे, ठीक है, जो कि जर्नलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट का मतलब एक पत्रकार भी थे। तो सूर्यमणि, उन्होंने झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे एक आंदोलन हमारा हुआ था ना बहुत फेमस, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट है, वहां से भी चीजें आती है। तो ये कुछ आंदोलन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा,
पेपर के लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा जितना आप ये सारी चीजें करोगे। नेक्स्ट चिपको आंदोलन, देखो चिपको आंदोलन ये भी वापस से लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी कई बार आ जाता है। तो इसमें क्या था कि मतलब देखो नाम से पता चल रहा है चिपको आंदोलन, तो इसमें ना लेडीज जो है वो पेड़ों को मतलब गले लगा लेती थी और कहती थी कि भैया हम कटने नहीं देंगे पेड़ों को, ये हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे हैं और ये हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो ऐसे करके इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होने देती थी, ठीक है। लिखा भी है, इन दिस मूवमेंट वुमेन यूज टू प्रोटेक्ट ट्रीज बाय स्टिकिंग, है ना, स्टिकिंग कैसे कि पेड़ों से चिपक जाती थी। नेक्स्ट, नियरली 300 ईयर्स अगो अमृता देवी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास पर्सन है। अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी थी और उन्होंने प्रोटेक्ट किया था खेजड़ी का पेड़, ठीक है। ये भी कई बार आता है कि कौन से पेड़ की प्रोटेक्शन की थी उन्होंने, तो जोधपुर में एक सिटी पड़ती है खेजड़ी, मतलब सॉरी जोधपुर सिटी में एक गांव पड़ता है खेजड़ी, तो वहां पर ना खेजड़ी के ट्रीज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया था किसने, अमृता देवी बिश्नोई ने। और इन्होंने फिर बाद में जब ये प्रोटेस्ट वगैरह करते थे तो इनकी लाइफ भी चली गई थी, मतलब इन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया था इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए। अच्छा, खेजड़ी ट्रीज क्या होते हैं, खेजड़ी ट्रीज ना हमारे इंडिया में मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहे हैं, तो काफी यूजफुल होते हैं, खेजड़ी के ट्रीज से मेडिसिन बनती है, तो इतना ज्यादा मतलब इन्वायरमेंट के लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। तो इको फ्रेंडली होने के बाद भी लोग इसको काट रहे थे, काफी सारी चीजें हो रही थी, और इस कुछ लोग तो इसलिए काट रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, तो उसको बचाने के लिए फिर क्या हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई ने जान दी थी। नेक्स्ट है, दिस मूवमेंट वाज लेड बाय इंडियाज फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा, और सबसे ज्यादा जो ये अमृता देवी बिश्नोई ने सिर्फ जोधपुर में लागू किया था, लेकिन पूरे देश में इसको लीडरशिप करने का काम किया था, इसकी लीडरशिप किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में, 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा ने पूरा इसको लेड किया था और इस तरीके से मूवमेंट पूरे देश में फैल गया। क्लियर है इतनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज आप पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ से तो बहुत बनता है, ठीक है। आज वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट है एपिको, एपिको बहुत लोग कम लोगों ने सुना होगा, आपने चिपको ज्यादा सुना होगा। एपिको में क्या है बेसिकली कि 1983 में जो लीडर थे इस मूवमेंट के वो कौन थे, पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग करके आता है ज्यादा, पांडुरंग लीडर थे। और हुआ क्या था, तो ये बेसिकली चिपको आंदोलन का ही पार्ट था और इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, कर्नाटका में। क्लियर है, कर्नाटका में किसकी स्टार्टिंग हुई थी, पांडुरंग ने किया था, और किसकी स्टार्टिंग हुई थी, एपिको मूवमेंट। क्लियर है इतनी बात, तो इस तरीके से एपिको मूवमेंट के बारे में आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा मूवमेंट, ये भी बहुत बहुत खास इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको तो, ठीक है। अब नर्मदा मूवमेंट 1989 में, इसमें क्या हुआ था, इसमें थे बाबा आमटे, ठीक है, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, कई बार ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको स्टार्ट किसने किया था, लीडर कौन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा लो, ठीक है। बाबा आमटे ने और मेधा पाटेकर ने स्टार्ट किया था। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये उस डैम के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था जहां पर मतलब वो जो डैम था वो नर्मदा रिवर पर बनाया गया था। देखो डैम ऐसे होते हैं, पता ही होगा आपको, पानी जो होता है नदी का पानी उसको रोक लिया जाता है पीछे और इस तरीके से एक हार्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, मतलब पानी सारा पीछे रोक के डैम बनाया जाता है। अच्छा, उस पानी का यूज क्या है, इसके पीछे जो पानी रुका हुआ है उसका यूज क्या है, उसका यूज ये है कि मान लो कहीं पर सिंचाई करवानी है, कहीं पर पानी नहीं है, वहां पानी पहुंचाना, अलग अलग स्टेट को पानी देना, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, विद्युत से बिजली बनाई जा सकती है, तो ये सब सारे पर्पज होते हैं डैम के। लेकिन अगर कोई डैम गवर्नमेंट ऐसी जगह पर क्रिएट कर रही है जहां पर लोग बसे हुए हैं, जहां पर जानवर भी है, पेड़ भी है, सब कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां के लोगों को ना फिर हटना पड़ेगा। अगर भाई डैम बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है नदी का पानी रोका जाएगा, पानी रोका जाएगा तो पूरे जंगल को खाली किया जाएगा, मतलब जंगल इन द सेंस वो जो साइड आसपास के गांव होते हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था उस जगह पे जहाँ पे डैम बनाया गया था। इसी के ही प्रोटेस्ट में, इसी के ही विरोध में कुछ लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया जिसके लीडर कौन रहे थे, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, ठीक है। तो इस तरीके से मेधा पाटेकर जी है, ये अपना पूरा मतलब लेक्चर वगैरह देती थी और अच्छे से सबको बताती थी, समझाती थी कि हमें क्या करना चाहिए। काफी एजेड थी, देख लो, लेकिन वही है कि अगर आपके अंदर जोश है, जज्बा है, तो कोई भी काम आपके लिए छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उसको किसी भी एज में कर सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दांडी मार्च की, बड़ा फेमस है ना बहुत, ये तो जनरल स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईवीएस का भी है ये काफी ज्यादा।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ इसको भी। दांडी मार्च, बेसिकली दांडी जब आप नाम सुनते हो तो आपको महात्मा गांधी की याद आती होगी। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ये 1930 की बात है। और 1930 यानी 47 में देश आजाद हुआ था। उससे पहले जब ये स्टार्ट किया गया था ना दांडी मार्च, चलो बेसिक से एक डिस्कस करते हैं बेसिक सा कि हुआ क्या था एक्चुअली। हमारे जब ब्रिटिशर्स आए थे पहले हमारे इंडिया में, तो उन लोग वो लोग ना हमें ये नहीं कह रहे थे कि हम आपको लूटने आए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ट्रेडिंग करेंगे यानी व्यापार करेंगे। हमारे जो उस टाइम पे देखो सीएम पीएम जैसी कोई चीज तो थी नहीं। उस टाइम पे राजा महाराजा होते थे। तो वहां पे वहां के लोगों को मतलब ऐसे उन्होंने ब्रेन वॉश किया। वो हमारे राजाओं को बोलते थे कि आप ना अपना आपके जगह पर साउथ इंडिया में मसाले अच्छे हैं, ठीक है, गुजरात वगैरह में कपड़े अच्छे हैं, सूती जो चीजें हैं, कॉटन अच्छा मिलता है, तो आपके यहाँ वैरायटी अच्छी है, रिसोर्स अच्छा है, तो हम ना ट्रेड करना चाहते हैं कि हम आपका रॉ मटेरियल लेंगे अपने देश में ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें करने आए थे। और उनको मतलब हमारे राजाओं को एक चीज ये बोली गई कि भैया आपको ना अच्छा पैसा मिलेगा और आपको हम इस एरिया का ये बना देंगे। इस तरीके से उनको लालच दिया गया। तो बेसिकली ट्रेडिंग पर्पज से आए थे लेकिन कुछ और ही कर गए, हमें गुलाम बनाए गए, यानी कि हमारे ऊपर ही राज करने लगे थे। तो वही चीज थी उस टाइम पे ना, उन्होंने कहा था भाई ब्रिटिशर्स ने कि जो नमक है ना, नमक नमक हम तुम्हें अपने देश में बनाने नहीं देंगे, ठीक है। मतलब इंडिया वालों को नमक बनाने नहीं दिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। अच्छा, नमक ना बनाने का क्या रीजन था कि जब नमक हम इनके यहाँ का खाएंगे, यानी कि क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स का, तो हम जब ये हमारे इंडिया में, ये इंडिया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे तो उनको फायदा दुगना होता था, ठीक है। और ये हमारी आजादी भी छीन रहे थे, हम अपने रिसोर्स का यूज भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसी चीज को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने ना दांडी मार्च स्टार्ट किया। दांडी मार्च का मतलब ये है, देखो समझ लो पहले, ये जैसे कॉर्नर में मैं आपको बता देती हूँ, ये गुजरात वाला सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ना साबरमती आश्रम पड़ता है और यहाँ पर गुजरात में ही जगह है दांडी आश्रम, सॉरी दांडी। तो दांडी प्लेस पर इन्हें जाना था। इन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग की और कहाँ गए? दांडी। दांडी गुजरात के तट पर, बिल्कुल जब बिल्कुल कोस्टल लाइन पे तट पर पहुंच गए तो गांधी जी ने क्या किया? उस मतलब वहां पर तट पे जाकर ना वहां से नमक निकाला, उसको उस पाउडर को उबालकर नमक बनाने की कोशिश की। जो खारा पानी था उसको उबालकर फिर नमक बनाया उन्होंने। और फाइनली उन्होंने ये चीज तोड़ दी थी, ये भ्रम लोगों में कि नमक हम नहीं बना सकते, नमक हम बना सकते थे। तो सॉल्ट लो यानी नमक को तोड़ने का कानून, सॉरी नमक तोड़ने का कानून, नमक तोड़ने हिंदी में हो जाता है कभी कभी, नमक तोड़ने के कानून को कट किया था किसने? महात्मा गांधी ने, यानी कि गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई बात नहीं है ना, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, वही हो भी जाती है, बस अपनी अपनी कमांड की बात है। कोई हिंदी में बहुत ही फ्लुएंट होता है, कोई इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश नहीं देखनी भाई, हमने तो पढ़ाई करनी है। तो आपको जिस भाषा में समझ में आए, दोनों भाषाएं यहाँ पे लिखी हुई है, आप किसी में भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल नमक कानून को तोड़ा था किसने? गांधी जी ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दो चार बातें जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इसमें देख लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है बेसिकली, कि फॉर मेनी इयर्स द ब्रिटिश हैड बैंड द मेकिंग ऑफ सॉल्ट। ये मैंने आपको पूरी कहानी, राम कहानी बता दी कि क्या थी इसकी। अब आप यहाँ देख लो कि इन्होंने बैन किया था मेकिंग ऑफ सॉल्ट कॉमन पीपल के लिए। हैवी टैक्स लगाते थे, जब हम मंगवाते थे बाहर से तो हम पे हैवी टैक्स नमक पे लगाया जाता था, जिससे कि इनकी कमाई क्या हो जाए? अच्छी। पीपल बहुत ज्यादा एंग्री थे, ठीक है। और गांधी जी सेड कि व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग व्हाट नेचर हैज गिवन अस। मतलब उनका कहना था कि भाई जो चीज हमें नेचर ने दी है उसे बनाने पे बंदिश कैसी, हम उसको क्यों ना बनाए अपने देश में, जब हमारे पास कुदरती वो चीज अवेलेबल है ना, हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें। तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी का जो समुद्र तट था वहां तक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ दिया। तो फाइनली ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसकी है, ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा दांडी मार्च का सेशन खत्म हुआ। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था दांडी मार्च वाला, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। थोड़ा सा और बचा है, सिर्फ पढ़ लो। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, कभी कभी ना पूछ लेते हैं कि नमक कैसे बनाया जाता है। तो सी वाटर जो होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसको जमीन में ना क्यारियों में बिखेर दिया जाता है, ठीक है। कभी आप देखना, ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो तट पर ऐसा होते हुए, तो क्यारियों में बिखेर दिया जाता है और बहुत बहुत तेज धूप उसमें डाली जाती है। तेज धूप डालने का मतलब बहुत हीट में रखा जाता है, और जब वो पानी सूख जाता है तो नमक के ढेर बनने लगते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ नमक के ढेर ऐसे बनने लगते हैं, फिर इन्हीं को फिर बाद में आगे फैक्ट्रीज में पहुंचा के फिर नमक
सिंपली बनाया जाता है। ठीक है, ये दांडी का जो है मार्च चल रहा है और इस तरीके से गांधी जी के साथ, ठीक है, ये बहुत सारे उनके जो सहयोगी थे ये सब। अच्छा, ये लोग ना काफी दिन तक यात्रा करते रहे और यात्रा करने के बाद ना, मतलब इन्होंने क्या किया था, यात्रा करने के बाद, मतलब यात्रा जब ये कर रहे थे तो एक दूसरे को ऐड करते चले गए। मतलब गांधी जी शुरू में तो कुछ ही लोगों को, 8-10 लोगों को लेके चले थे, बट धीरे धीरे जब उनकी जर्नी बढ़ने लगी तो लोग ज्वाइन होते गए, और जैसे ज्वाइन होते गए तो क्या हुआ, ये यात्रा बहुत लंबी हो गई और ब्रिटिशर्स के सर का दर्द बन गई। ठीक है, तो काफी खास टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रेन वगैरह से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, और बाकी सारी क्लासेस जो अब तक हुई है, 5 क्लासेस, पांचों क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए और आगे भी उतने ही होंगे। ठीक है, सारा कंटेंट एनसीईआरटी का रहने वाला है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे एमसीक्यूज भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कराऊं, और दोनों भाषाओं में सारी चीजें अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख लेना कि क्या चीजें जो है आपको दिक्कत कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कर दो, पसंद आए तो करना। ठीक है, आपकी इच्छा है। बाकी सब सारी ही चीज़ों के, सारी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको अवेलेबल है इस चैनल पे, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।